नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे समीक्षा अधिकारी के पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो समीक्षा अधिकारी के 2016 के प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके समान अध्ययन को हम लोग देखेंगे। एक सीरीज़ के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2016 पार्ट वन इसलिए क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, इसलिए हम लोग समान अध्ययन के प्रश्नों को दो पार्ट में देखेंगे 2016 के। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करें, हम आपसे दो शब्द ये कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी तैयारी को लेकर के कॉन्शियस हैं, निश्चित रूप से आप प्रतियोगी हैं तो आप अपनी तैयारी को लेकर के कॉन्शियस ही होंगे, लेकिन निरंतरता, आपके अभ्यास की निरंतरता आपको और खूबसूरत बनाती है, आपके तैयारी को और बेहतर बनाती है। इसके लिए आपके सहयोग के लिए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज शुरू किया है। समीक्षा अधिकारी के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसको ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। इसका फ़ायदा ये है कि क्रैश कोर्स से आपको एक तो विषयगत चीज़ों को क्या नहीं पढ़ना है उसको छोड़ करके जितना पढ़ना है उसकी जानकारी हो जाएगी, और आपने एडाप्ट कितना किया ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडाप्टेशन लेवल क्या है। तो एक कृत्रिम वातावरण बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आप माइंड से कॉन्शियस रहें। मुझे लगता है कि आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, और दूसरी चीज़ कि आपने सारे तरीके को जान लिए तो गुणवत्ता भी जानना आपका काम है कि आप पहले ये जान लें कि टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता क्या है। टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्ता को जानने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का फ्री डेमो PDF आपको मिलेगा। आप इस पर यदि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्राप्त करना चाहते हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी के लिए करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ज्वाइन RO लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, आपको डेमो टेस्ट की PDF मिल जाएगी और आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। या आसान तरीका ये है कि आप डिकोड एग्ज़ाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपके तैयारी के लिए डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से एक सहयोगी कदम रहा, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हमारा है प्रीलिम्स 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? इस प्रश्न के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि एक तो आप इतिहास के विषय में कितना जान रहे हैं, दूसरा आप विश्व के भूगोल से कितना परिचित हैं, क्योंकि इतिहास और भूगोल का बड़ा अनूठा संबंध होता है। तो अब पहले हम लोग देख लें कि किन किन सभ्यताओं के विषय में बात की जा रही है। तो माया सभ्यता, एज़टेक, मुइस्का और इंका, ये चार सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। बड़ी चीज यह है कि हम लोग जैसे ही इसको देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, या एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका, या माया, मुइस्का, इंका और एज़टेक। तो इसको समझने के लिए पहले तो हम लोग ये जान लें कि इसकी लोकेशन क्या थी। इसकी लोकेशन हम बता रहे हैं, आप उसको देखेंगे। तो एज़टेक की जो सभ्यता रही, एज़टेक की सभ्यता, अब उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो एज़टेक सभ्यता मेक्सिको में, मध्य मेक्सिको एज़टेक सभ्यता का स्थान रहा, विस्तार रहा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माया सभ्यता की। तो माया सभ्यता दक्षिणी मेक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन और ग्वाटेमाला, बेलीज और उत्तरी अल सल्वाडोर को मिला करके ये माया सभ्यता रही। अब ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका की बात। दक्षिणी अमेरिका में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो पूर्वी कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी कोलंबिया
जो पूर्वी कोलंबिया का एरिया रहा वो मुइंस्का सभ्यता का रहा। अब इसके बाद जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुइंस्का के बाद जब इंका साम्राज्य की हम लोग बात करते हैं तो इंका साम्राज्य दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर आप शुरू करते हैं, यहाँ से इक्वेडोर से पेरू, चिली और पश्चिमी अर्जेंटीना तक। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उत्तर में, सबसे उत्तर में एज़टेक, उसके क्योंकि ये मध्य मैक्सिको में, ये दक्षिणी मैक्सिको बेलीज तक फैला हुआ, इसके बाद ये पूर्वी कोलंबिया और ये इंका पश्चिमी अर्जेंटीना तक। तो हमारा सही आंसर होगा डी, एज़टेक, माया, मुइंस्का और इंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, सीधे सीधे कि ऋग्वेद क्या है। स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ, ये क्या है? निश्चित रूप से हम लोग ऋग्वेद के विषय में जानते हैं, स्रोतों का संकलन है। इसमें 10 मंडल और 1028 स्रोत शामिल हैं, इसमें 1028 सूक्त हैं और इसलिए इसे स्रोतों का संकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा सबसे अंतिम था? सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, वसुमित्र, गोसल या सुभद्र? तो जैसा हम लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध की चर्चा जब भी होती है आनंद का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आनंद उनके रिश्तेदार भी थे और आनंद उनके प्रिय शिष्य भी थे। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति हैं सुभद्र, ये बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा रूपांतरित किए गए अंतिम व्यक्ति थे। अतः हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा किसे दी गई है? ये किसकी उपाधि थी, किसके विषय में ये कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और सुशर्मन। तो सुशर्मन होंगे या गौतमी पुत्र सातकर्णी होंगे, खारवेल या पुष्यमित्र शुंग, कौन होगा? यहाँ देखिए समयाभाव के कारण हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को देखेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण या द्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है। सातवाहन वंश के ये शासक 23वें शासक थे और सबसे प्रतापी शासक में इनकी गिनती होती है सातवाहन वंश के शासकों में। नासिक प्रशस्ति से इसके विषय में पता चलता है और ये पता चलता है कि ये ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक थे, अतः इनको एका ब्राह्मण कहा गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला अभिलेख है उसमें किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? तो यहाँ एक चीज़ और हमको स्पष्ट करना होगा कि केवल एक ही शासक का नहीं, यहाँ अशोक, सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी का भी उसमें एक उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति वाले में समुद्रगुप्त के, और इसको सम्राट अकबर उठा करके इलाहाबाद के किले में ले गए, प्रयागराज के किले में ले गए समुद्रगुप्त के इस प्रशस्ति के अभिलेख को। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई और यहाँ इसमें जो सही आंसर होगा वो जहांगीर होगा। जहांगीर का एक लेख इसमें पाया जाता है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका जरा आंसर हम लोग देख लें। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो यहाँ हम लोग प्रश्न को देखते हैं तो कुषाण वंश में, कुषाणों का जो शासन था उसमें स्वर्ण और ताम्र चल रहे थे। गुप्त वंश को जब हम पढ़ते हैं तो स्वर्ण काल कहा जाता है निश्चित रूप से। कलचुरी वंश में भी स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों चल रहे थे। लेकिन जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश प्रथम ऐसा वंश था जिसने कि शीशे के सिक्कों को जारी किया, शीशे के सिक्कों को चलाया और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया सातवाहन वंश में। और यहाँ चांदी, तांबा, शीशा और कांसा के सिक्कों का प्रचलन होता था। रोम से शीशे के सिक्कों का आयात किया जाता था सातवाहन वंश में। अतः यह सुमेलित नहीं है, सी इसमें हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है?
केवल शिखर द्रविड़ शैली में, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मंदिरों की जो बनावट है, जब हम कल्चर पढ़ते हैं उसमें जब मंदिरों ये वास्तु या स्थापत्य कला का अध्ययन करते हैं भारत के, तो इसमें द्रविड़ शैली और कई तरीके की शैलियां हमको देखने को मिलती हैं। तो द्रविड़ शैली बेसिकली, जैसे ही द्रविड़ शैली की बात आती है तो ये कहा जाता है कि नहीं दक्षिण भारत की शैली है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें कि भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कादरिया महादेव या औसिया मंदिर, तो यहाँ हमें ये जानना होगा कि सी ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, इस तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज ने इसका निर्माण कराया था और तेल के व्यापार में जब लाभ हुआ तो उस लाभ से इन्होंने ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण कराया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, बदायूं, लाहौर और दिल्ली। बड़ा आसान प्रश्न है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गुलाम वंश की जब स्थापना, सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके गुलाम ने राजधानी शिफ्ट किया, दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ये कहते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? निश्चित रूप से इसको हम लोग जान रहे हैं कि इसका ऑप्शन तराइन के द्वितीय युद्ध में यदि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तो चंदावर के युद्ध में 1194 जयचंद की पराजय हुई, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? यहाँ राठौरों ने, कछवाहा ने, सिसोदिया या चौहान ने। तो सिसोदिया के साथ तो युद्ध हो ही रहा था। यहाँ सही आंसर होगा कछवाहा राज परिवार। राजस्थान का कछवाहा राज परिवार जब 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा कर रहा था, उसी समय कछवाहा वंश के शासक ने वैवाहिक संबंध के लिए अकबर को कहा और अकबर ने उसे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कछवाहा वंश का कछवाहा राजवंश का सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ अकबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1, हाकिन्स 1615 से 1619, टॉमस रो 1608 से 1611, मनुची 1585 से 1586, राल्फ फिच 1653 से 1700। सही आंसर क्या है? नीचे कूट दिए गए हैं। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, मैं तब तक ठहरता हूं, आप इसका सही आंसर हमें बताएंगे। मैं कुछ देर आपका इंतजार करता हूं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हाकिन्स का जो समय था वो हाकिन्स का समय क्या था? ये होगा। और टॉमस रो का समय ये था। अब बात आती है इन दोनों लोगों में, तो जैसे ही हम देखते हैं कि ए का दूसरा किसमें है, तो ए का दूसरा एक तो बी में है और एक डी में है, यानी कि ए और सी हमारे ऑप्शन में नहीं है। जब ए और सी हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमें किसमें सेलेक्ट करना होगा? बी और डी में। तो टॉमस रो को जब हम देखते हैं तो टॉमस रो का यहाँ भी है, यानी कि अब तीसरा ऑप्शन यदि हमें पता है तो हम ये समझ लेंगे कि सही आंसर क्या है। तो तीसरा ऑप्शन जब हम मनुची की बात करते हैं तो ये 1653 से 1700 तक हमारे देश में ये रहा और राल्फ फिच 1585 से 1586 हमारे देश में आया था। इस हिसाब से ये पूरा ऑप्शन हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही आता है। हाकिन्स 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1700 और राल्फ फिच 1585 से 1586 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था?
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो मित्र साथ साथ चल रहे हैं आप भी साथ साथ कमेंट करते हुए चले, मज़ा आता है, आपको भी, आपका भी रिवीजन होता है, साथ में हमें हौसला भी मिलता है। आप साथ साथ कमेंट करते हुए चले, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक ने, किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज़्मनामा के नाम से इसका अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने इसका अनुवाद किया था अकबर के शासनकाल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं का, जहांदार शाह का, औरंगजेब का या जहांगीर का? यदि यहाँ बाबर आता तो बड़े आराम से हम लोग कहते कि नहीं बाबर का, लेकिन बाबर है नहीं। तो हुमायूं, जहांदार शाह, औरंगजेब या जहांगीर? तो यहाँ आपको स्पष्ट करना होगा कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा होगा डी, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप सबको ये याद होगा। 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में? तो इसका सही आंसर है 1839 में 5 लाख रुपए की पूंजी लगा करके प्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्लाह खान, बिरजिस कद्र, बख्त खान या हसन खान? तो एक उपेक्षित नायक लेकिन बहादुर नायक बख्त खान, जिसे 11 मई 1858 को मुगल सेना का सेनानायक बनाया गया, विद्रोही सेना का सेनानायक बनाया गया, इस बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। सही आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें एक चीज़ स्पष्ट होती जा रही है कि सूची 1 और सूची 2 इस तरीके के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। तो हमें यहाँ थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के काम करना पड़ेगा जब प्रश्नों की संख्या हमारे बढ़ने लगती है। अब देखिए क्या है, ये सूची 1 पांडिचेरी, और एक तरफ तो ये स्थान है, दूसरी तरफ ये यूरोपीय कंपनियां हैं कि किस स्थान पर कौन सी कंपनी थी। पांडिचेरी में डच थे, गोवा में फ्रेंच थे, ट्रांकेबार में पुर्तगीज थे, मद्रास में डेनिश थे। तो इसका सही आंसर हम लोग जब देखते हैं तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों की राजधानी थी और गोवा पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो ए का दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं और कहीं तो ए का दूसरा है नहीं, इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन कट गए और हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पांडिचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज, ट्रांकेबार, डेनिश और मद्रास डच, ये हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे, अब हम लोग यूरोपीय कंपनी के बाद सीधे सीधे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय, अब थोड़ा सा आपको यहाँ ये समझना है कि राष्ट्रीय आंदोलन से कितने प्रश्न पूछे गए, हमें ये देखना होगा। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो महत्व है उस महत्व को हम सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या के आधार पर हमको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। आइए इसको देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए यहाँ एक कथन दे दिया, कारण दे रहा है कि गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ठीक है, थोड़ा सा अब ऑप्शन देख लें। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तीसरा दिया है ए सत्य है किंतु आर असत्य है।
चौथा दिया है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप भी ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, बल्कि प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने जब प्रतिनिधित्व किया था तो ये पहले ही हमारा कथन ही गलत है, तो कारण पर हम क्यों जाएं। तो यहाँ ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बिल्कुल सत्य बात है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाली बात थी उसका संबंध कहीं ना कहीं गांधी इरविन समझौता से था। तो इस प्रकार ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि फिर उसी तरीके का प्रश्न है। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ इन क्रांतिकारियों का संबंध किस जगह से ये दिया गया है। नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान। बिल्कुल इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है, 1857 से जुड़ा हुआ। हम लोग इसको देख ले। नाना साहब कानपुर से जुड़े हुए थे। एक और दूसरा कहाँ कहाँ मिलता है, एक और दूसरा हमें दो ऑप्शन मिलता है, इसका मतलब ए और बी खत्म, हमको सी और डी में से देखना है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवाब हामिद अली खान, नवाब हामिद अली खान का संबंध दिल्ली से था, यहाँ भी दो ऑप्शन मिलते हैं। इसका मतलब कि हमें मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम में से, इन दोनों में से किसी एक को जानना है कि इनका संबंध कहाँ से था। तो मौलवी अहमदुल्ला का संबंध नंबर 3। अब यहाँ हम लोग देखें कि नंबर 3 कहाँ मिलता है, तो नंबर 3 यहाँ है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी कटा और मनीराम दीवान का संबंध आसाम से था, अतः ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नाना साहब कानपुर, हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ और मनीराम दीवान आसाम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें अब कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। कौन? तो यहाँ नीचे कुछ व्यक्तित्व दिए गए हैं, व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं, इनसे इनका संबंध पूछा जा रहा है। पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। कौन? दादा भाई नौरोजी थे या बीएम मालाबारी थे, बीपी वाडिया थे या नौरोजी फरदौन जी थे? कौन थे? यहाँ बाकी चीज़ों में बड़ा कंपटीशन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और मालाबारी में, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में बीएम मालाबारी इसके प्रमुख संघर्ष करता थे। तो जैसे ही सम्मति आयु अधिनियम 1891 की बात आएगी तो यहाँ इनका पुरजोर कथन था कि नहीं, लड़कियों की उम्र 12 वर्ष से अधिक न 12 वर्ष करने पर ये सहमत थे। बाकी सारी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें दादा भाई नौरोजी का भी बहुत बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन बीएम मालाबारी और दादा भाई नौरोजी के सानिध्य में ही हुआ है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट इनको बीएम मालाबारी को अलग करता है, बाकी सारे कथन बीएम मालाबारी को इंडिकेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अतः ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? CR दास थे या मोतीलाल नेहरू, MR जयकर या विट्ठल भाई पटेल? निश्चित रूप से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आपके पास भी है, आंसर डी विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। संस्थाएं क्या है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। ये 4 संस्थाएं हमारे सामने हैं। इन 4 संस्थाओं के विषय में हमें बात करना है। तो इसका तो पहले एक क्रम हम लोग देख लें कि बंग भाषा प्रकाशिका आप लोग भी लिखते चले, यदि आपके पास पेपर पेन है तो आप लोग लिख लें कि बंग भाषा प्रकाशिका का गठन या इसकी स्थापना 1836 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। इसका मतलब यह है कि ये सब एक क्रम से है।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें अब कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो सही है। आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार की यह भी किताब सही है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858, और एसबी चौधरी द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859, तो ये भी सही है, एसबी चौधरी ने यह भी लिखा है। लेकिन अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858 रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है, अतः ऑप्शन सी सही नहीं है, यहाँ रुद्रांशु मुखर्जी होना चाहिए था, राधा कमल मुखर्जी नहीं होना चाहिए था। तो अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, वो कौन कौन से प्रांत थे? मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब और बंगाल। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3 और 1 और 4। थोड़ा सा इस पर हम लोग गहराई से विचार कर लें। आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार 6 प्रांत में बनी थी, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। यहाँ तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कुछ जगहों पर कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके मिल करके सरकार बनाया था, लेकिन बंगाल और पंजाब 2 ऐसे स्टेट थे, बंगाल, पंजाब और सिंध, जहां की कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। आगे हम लोग प्रश्नों को देख लें। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बंगाल और पंजाब, यानी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वन सर्वेक्षण, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे वन सर्वेक्षण, आइए ये थोड़ा सा संसाधनों की बातें यहाँ होने लगी है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के, जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जनगणना से बहुत ज़्यादा प्रश्न थे 2013 में, यहाँ थोड़ा सा स्कोप हम लोग देख लें कि भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चूंकि यहाँ जब हम लोग इनकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार तो वनों का विस्तार हर जगह है, चारों जगह है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार यदि कहीं है तो वो मिजोरम में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? इन लोगों ने जो कल्चरल जियोग्राफी लिखी, इन लोगों ने पूरे विश्व को 11 अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में डिवाइड किया, अतः हमारा आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनों और पेड़ों से आच्छादित है? यहाँ वन भूमि नहीं पूछ रहा है, यहाँ आच्छादन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर वन और पेड़ों का आच्छादन है, ये आवरण है। 22.48, 23%, 24.16%, 24.48%। तो यहाँ जब 2015 की हम लोग बात करते हैं तो 24.16% होता है, लेकिन वर्तमान की यदि हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में 24.56% अब पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% वन और पेड़ से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ फसल दिया हुआ है और यहाँ प्रजाति दिया हुआ है। धान, गोविंद, गेहूं, शुष्क सम्राट, अरहर, पारस और मटर, प्रकाश, कौन सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा इस पर विचार कर लिया जाए तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि ये गेहूं जो है ये सुमेलित नहीं है, शुष्क सम्राट गेहूं की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है?
मार मृदा बेसिकली काली मिट्टी की एक, काली मिट्टी दो प्रकार की होती है, कावड़ मृदा और मार मृदा। और काली मिट्टी का प्रसार चूंकि बुंदेलखंड की तरफ ज्यादा है, तो मार मृदा में बुंदेलखंड का जो इलाका इसमें होगा, आप पहचानिए बुंदेलखंड का कौन सा जिला इसमें है, तो बुंदेलखंड के इलाके में यह मिट्टी पाई जाती है। इस आधार पर ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है। जब फसल की बुआई होती है तो शुद्ध क्षेत्रफल कितना होता है? अब ये अलग बात है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी अन्य कारण से फसल न हो, ये दूसरी बात है। लेकिन जब बुआई होती है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 12 करोड़ हेक्टेयर, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर या 17 करोड़ हेक्टेयर। तो हम लोग जब देखते हैं रिपोर्ट उठा करके तो 14 करोड़ हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्रफल है। अतः ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? गाद का, महीन बालू का, मृत्तिका का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां यह स्पष्ट है कि मृत्तिका का व्यास 0.002 होता है, 0.002 मिलीमीटर मृत्तिका का व्यास होता है। अतः ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ठीक है, ये हमारा एक कथन हो गया कि भारत में जो वन क्षेत्र है उसका उसमें जो कमी आई है, इसका कारण रहा है कि जो जनांकिकीय संक्रमण हुआ, जो जनसंख्या बढ़ा है, इसके संक्रमण का परिणाम रहा कि यहाँ ये ह्रास हुआ। कारण क्या दिया कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ह्रास का कारण यदि जनसंख्या वृद्धि है तो कहीं ना कहीं दोनों में नकारात्मक संबंध होता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके भोजन, आवास आदि के लिए कृषि क्षेत्र चाहिए, आवास के लिए उसको जमीन चाहिए, तो वनों की ही कटाई होगी। और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चूंकि कहीं ना कहीं वन काफ़ी इंटरफेयर करते हैं हमारे जीवन में भी। आप अपने आसपास उठा करके देख लें, आप जहां बैठे हों या आपके आसपास जो भी दृश्यमान चीज़ें हों, उसमें आप देखेंगे कि लकड़ी के सामान प्रचुर मात्रा में आपके आसपास फैले हुए। ये लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है? ये वनों से ही मिलती है। तो नकारात्मक संबंध तो है जनसंख्या का। इस आधार पर हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या के आधार पर देखते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अतः ऑप्शन अनडाउटली ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन ये भी वन में आता है, संरक्षित वन ये भी वन है, ग्राम वन ये भी वन है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान वन के संवर्ग में नहीं आता है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। अतः ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, कोयला मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं ना, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा या फिर उससे छोटा। तो सबसे अवरोही क्रम की दृष्टि से हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं आपके लिए 5 सेकेंड का समय देता हूँ, आप हमें सही ऑप्शन बताएं, क्योंकि फिर हम व्याख्या में नहीं जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट आंसर बता करके आगे निकल जाएंगे। तो इसका सही आंसर है डी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब कारण क्या दिया है? इसका कारण यह दिया है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। देखिए ये भी कथन सही है कि प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किसी क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये नवीकरणीय या अनवीकरणीय हो सकते हैं। इनका
दोहन किया जा सकता है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये संरक्षित भी होते हैं, आरक्षित भी होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ तक ये हो गया। अब कारण क्या है? इसका कारण जो बताया गया है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये भी सही है, लेकिन क्या यह कारण पर्याप्त है इसके लिए? तो यहां तो कारण यह होना चाहिए था कि प्राकृतिक यहां जब हम पहला कथन बता रहा है प्राकृतिक संसाधन के विषय में, तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार बताना चाहिए ना। प्राकृतिक संसाधन के दोहन के विषय में यह बता रहा है। अब यह कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं। हाँ ठीक है, स्थित हैं। तथा अब दूसरा कथन हम पढ़ेंगे तो हमारे कहने का अर्थ आपके समझ में आएगा कि भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ जो कारण होगा वो कारण यह होना चाहिए था, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आरक्षित, संरक्षित, नवीकरणीय या अनवीकरणीय होते हैं। ये कारण होता तो कथन और कारण दोनों सही होता, लेकिन कारण चूंकि कहीं से कोरिलेट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी बचता है और ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। अब ये ऊर्जा उत्पादन के प्राकृतिक स्रोत तो यही है जो साधन है ऊर्जा उत्पादन के। अब इसमें करना क्या है कि इसमें यह देखना है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशतांक 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सीधा सीधा ये पूछना चाहता है कि ऊर्जा उत्पादन का जो आकलन हुआ, जो स्रोत है, उन स्रोतों में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, उसके बाद कौन करता है, फिर उसके बाद कौन करता है और सबसे कम कौन करता है। तो आइए इसको जरा हम लोग पहले इस पर विचार कर ले कि इनका प्रतिशत कितना है, फिर हम लोग आरोही अवरोही क्रम में करेंगे। तो थोड़ा सा प्रतिशत को हम लोग देखते हैं। तो जल विद्युत 12.4%, नाभिकीय हमारा आता है 1.9%, प्राकृतिक गैस से जो ऊर्जा के स्रोत है वो 6.9% और डीजल का जो है 0.1%। तो अब इस आधार पर हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 सही आंसर हमारा कहाँ है? 1, 2, 3 और 4 ये हमारा सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं जिसमें जीव पाए जाते हों, जिसमें जीव पाए जाते हों। तो यहाँ पेट्रोलियम एक तरह से जैविक, कोयला एक तरह से जैविक, मछली, लेकिन यहाँ जो शुद्ध जल है यह जैविक संसाधन नहीं है, शुद्ध जल। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। स्ट्रेट लाइट होता है, स्ट्रेट लाइट क्या है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो यदि समताप मंडल के विषय में हम लोग जान रहे हैं और समताप मंडल के साथ जो जिन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम जान रहे हैं, तो हमें ये पता होगा कि अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत को स्ट्रीट लाइट कहते हैं, जहाँ से कि तरंगें रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील या अल्बर्ट झील। ये कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ताना झील। नीली नील नदी ताना झील से निकलती है और आगे सूडान में जा करके ये सफ़ेद नील
नदी के साथ मिलती है और इसके बाद ये नील नदी के रूप में आगे प्रवाहित होती है। अतः हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ सीधे सीधे आपके मैपिंग से क्वेश्चन है कि इसका सही क्रम क्या है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। बी दिया है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। और डी दिया है काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर। थोड़ा सा हम 1 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए रुकेंगे, तब तक आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहां सीधे सीधे पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ रहा है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम, यदि इसमें हमें ये 2 चीजें याद हों, ये 3 चीजें, तो आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अरब सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर के बाद काला सागर, काला सागर के साथ जुड़ा हुआ कैस्पियन सागर और इसके बाद अरब सागर। ये चीज़ यदि हम देखते हैं कहीं, तो अरब सागर सबसे अंत में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। तो जब अरब सागर सबसे अंत में दिया हुआ है कि ये पूर्वोत्तर पूर्व का है, इस क्रम में पूर्व का सागर है, तो पश्चिम का सागर भूमध्य सागर तो कहीं नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हुआ। अब इसका मतलब यह है कि भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में है और अरब सागर सबसे पूर्व में है, तो भूमध्य सागर के बाद काला सागर होगा और उसके बाद कैस्पियन सागर होगा। तो सही आंसर हमारा होगा सी। क्रम क्या है कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए प्रश्न की प्रकृति बदल रही है, प्रश्न की प्रकृति बदल रही है, तो ये आपके तर्क को बढ़ाना चाहती है। हम लोग इसीलिए आज डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। तो तैयारी में सीधे सीधे जब प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा और आपको तर्क संगत तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि केवल फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ आपकी तार्किक क्षमता भी डेवलप होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक तरफ नदियां हैं और दूसरा दिया हुआ है प्रवाहित होती हैं किसमें, लीना नदी, आमूर, टिग्रिस और माही। यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि माही नदी को हम बेस बना सकते हैं, कि माही नदी हमारा एक बेस है। क्यों? क्योंकि माही नदी के बाकी नदियों के विषय में हम ना भी जाने तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यदि माही नदी के विषय में हम नहीं जान रहे हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो माही नदी कहाँ प्रवाहित होती है? माही नदी अरब सागर में होती है। अब यहाँ डी का 3 नंबर हम लोग देख लें तो कहीं नहीं है, एकमात्र ए में आता है। इसका मतलब यह है कि इसके हिसाब से लीना आर्कटिक सागर, लीना रूस की एक नदी है, आमूर ये प्रशांत महासागर, ये रूस और चीन में बहती है, यूफ्रेटस और टिग्रिस के विषय में हम लोग जान रहे हैं, ये फारस की खाड़ी में जाती है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। करीबा बांध निर्मित है। देखिए ये करीबा बांध का जो प्रश्न है ये पूर्व में भी पूछा गया था। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2013 के प्रश्न को, उसमें भी ये प्रश्न था, लेकिन वो प्रश्न क्या था कि जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है। और अब यहां दे दिया कि करीबा बांध निर्मित है, यानी कि करीबा बांध अफ्रीका का जो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, करीबा बांध। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है पोत निर्माण केंद्र और दूसरा दिया है राज्य। राज्य का अर्थ यह है कि यूएसए के कौन कौन से राज्य हैं जहां की पोत का निर्माण होता है? ह्यूस्टन, स्पैरोज पॉइंट, न्यू ऑरलियंस और कैमडेन। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक चीज हमें यह समझना पड़ेगा कि कैमडेन जो है ये फ्लोरिडा में ना होकर के ये न्यू जर्सी का एक काउंटी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक काउंटी है न्यू जर्सी का।
तो यहाँ पर यह ह्यूस्टन टेक्सास में, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में, या लुसियाना भी इसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर है। लेकिन कैमडेन का संबंध न्यू जर्सी से है, ये फ्लोरिडा में नहीं है। अतः ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आज हम लोगों का साथ इतना ही रहा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।